हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का मस्ट इंपॉर्टेंट VBI 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस बार जो है कई सारे क्वेश्चन जो है वायरल भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। आप कह सकते हैं कि पूरा जो है मैं वायरल क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोगों को अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रकाश के गमन करती है, यानी कि प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए दोस्तों, निर्वात में यानी कि जहां पर हवा वायु कुछ भी ना हो, यानी कि जल उल कुछ ना हो, तो वहां पर जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो वहां पर जो है प्रकाश की चाल यानी निर्वात की जगह में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण का पृष्ठ क्षेत्र विस्तृत होता है। तो देखिए, किस दर्पण का, यहाँ पे पूछा गया है कि किस दर्पण का विस्तृत क्षेत्र जो है पूरी तरह से विस्तृत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। अगला है कि मोटर चालक के सामने, ठीक है, मोटर चालक के सामने यानी कि मोटर गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उसके सामने जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो देखिए दोस्तों, मोटर गाड़ी में जो सामने में जो दर्पण लगा रहता है चालक के सामने, वह होता है उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है जरा ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण यहाँ पे दिया गया है और इसकी वक्रता केंद्र जो है C पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा, क्योंकि वो जो है उसका सीधा और ठीक उसी जगह पर जो है ये प्रतिबिंब को दर्शाएगा। ठीक है, और समान आकृति का जो है बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कि श्वेत प्रकाश को जो अवयवी रंगों में टूटता है, यानी कि 7 रंगों में जो विभक्त हो जाता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 7 रंगों में टूट जाता है सफेद रंग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी का आप लोगों को नाम बताना है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, जो अब टूटने की प्रक्रिया को हम जो टूट जाता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ पे पूछा गया कि अवयवों को रंग टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो टूट गया, 7 रंग में टूट गया, उसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे, और जो टूटने की क्रिया होता है, टूटने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कई सारे बच्चे स्पेक्ट्रम लगा देंगे, तो स्पेक्ट्रम नहीं लगाना, 7 रंगों की रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और टूटने की प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पुतली होता है, ये नेत्र में आने वाली जो प्रकाश होती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग उदाहरण के तौर पे बताएं कि अगर आप सूर्य की रोशनी को देखते हैं या सूर्य को देखते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आंख मेरा जो है पुतली से ढक जाता है, वो पुतली क्या करता है, आंख को बंद कर देती है। तो ये जो है सबसे पहला कार्य करता है कि हमारा जो है आंखों को नियंत्रित रखता है, प्रकाश की मात्रा को या किसी भी चीज की मात्रा को जो है देखने में जो है इसकी जो है सहायक करती है। तो ये वाला जो है पुतली वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, किस कारण से होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण जो है रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगर अपवर्तन नहीं होता तो तारे जो है चांद और सूरज के तरह एक आकार का दिखाई देता और आपको एक समान दिखाई देता, टिमटिमाता नजर नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्यों। तो देखिए, सूर्य का लाल रंग क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो कारण होता है कि वायुमंडल में जो है लघु तरंगों का अधिक परिकीर्णन करता है। ठीक है, इसके कारण से जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल रंग दिखाई देता है या लाल रक्तताप प्रतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के बीच का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो देखिए, प्रिज्म के बीच का विचलन कोण जो है सबसे अधिक
होता है तो किसमें होता है, बैगनी में होता है, ठीक है, यानी कि बैगनी रंग में जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की अभिक्रिया CaO प्लस H2O, उसके बाद यहाँ पे दिया दोस्तों तीर चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद CaOH किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है ये कौन सी अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O तीर चिन्ह जो है अभिक्रिया होने के बाद जो है उसके बाद यहाँ पे CaOH किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। 12 का ये नंबर हो जाएगा। अगला है कि 13 नंबर की श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए दोस्तों श्वसन में जो है क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है या उष्मा का उत्पन्न होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए उष्मा जो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, श्वसन की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ये जब उष्मा का उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, जो कि आपका ये C नंबर हो जाएगा। अगर दोस्तों उष्मा का अवशोषण होता तब हम लिखते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर उष्मा का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे वहां पे उष्मा क्षेपी। अगर अवशोषण हो रहा है यानी कि ग्रहण कर रहा है तो हम अवशोषी लिखेंगे, तो या उष्मा क्षेपी लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लेना है। 13 नंबर का आपका सही आंसर C नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो देखिए सोडियम सल्फेट और जो आपका बेरियम क्लोराइड दिया गया है, इन दोनों का अगर एक मिला दिया जाए या इन दोनों के बीच जो है अभिक्रिया कराया जाए तो इसमें जो है एक रंग उत्पन्न होता है। वही रंग अवक्षेप जो है किस कलर का बनता है तो वो आपको बताना है। तो ये जो है दोनों जो है आपका सफेद बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जो अभिक्रिया कराने के बाद या उसको मिलाने के बाद जो है ये सफेद पदार्थ बनाती है, यानी कि सफेद रंग का एक पदार्थ बनाती है। तो इसको आपको आंसर लिख देना है सफेद, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, काफी VBI क्वेश्चन है और ये वायरल क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दीवारों पर जो है सफेदी करने के लिए हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं। तो चूना का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, तो चूना का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CaOH2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका B में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। देखो मैंने जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर वाइज मैंने बताया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो चिप्स की थैली में जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। अगला है कि कोई भी विलयन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कराकर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन को क्या होगा, यानी इस विलयन में क्या होगा, तो उस विलयन में HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका B में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना, अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला यहाँ पे देखिए 18 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि क्षारकीय विलयन का pH मान होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी था कि क्षारकीय किस तरीके से पहचान करनी है, अम्लीय का किस तरीके से पहचान करनी है और उदासीन की पहचान किस प्रकार आप लोगों को करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर 7 से अधिक रहता है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए कि 0 से लेकर 7 तक होता है तो वो हो जाएगा आपका टोटल, वो हो जाएगा अम्लीय, ठीक है, और पक्का जो है मतलब 7 रहेगा तो वो हो जाएगा आपका उदासीन, और 7 से अधिक रहेगा तो वो हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका C में दिया हुआ है 7 से अधिक, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लें। अगला है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम बताना है जो कि क्लोरीन के साथ जो है अभिक्रिया करने के बाद जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो विरंजक चूर्ण में जो अभिकारक होते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CaOH2, जो कि ये चूना का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 का यौगिक प्रचलित नाम क्या है। तो देखिए आप लोगों को तो ऑलरेडी मालूम है कि ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कौन सी आणविक सूत्र दिया गया है, किसका आणविक सूत्र दिया है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है विरंजक चूर्ण, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए 21 नंबर है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो चींटी के डंक में जो है
जरा ध्यान दीजिएगा, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, मेथेनाइक अम्ल। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है 2 नंबर बी नंबर। ठीक है, अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है, तो हमारे आमाशय में जो है उत्पन्न होने वाला अम्ल क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl का निर्माण होता है, तभी जो है भोजन के पाचन के समय जो है HCl जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उत्पन्न होती है। तो आप लोगों को अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है, और हो सके तो कल तक में आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, जो भी आपका 12 घंटा या 13 घंटा का समय बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, पूरी तरह से उसको रट लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आमाशय में पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, क्योंकि आप सभी को मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, और आमाशय के बारे में पूरा क्रियाविधि भी मैंने बताया था, किस तरीके से उसका जो है उत्सर्जन होता है, किस तरीके से वो श्रवण करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है वो फल होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में सबसे जो अंतिम उत्पाद होता है, यानी कि जिससे वो बनता है, फूल से के बाद क्या बनता है, लास्ट वाला बताना है, लास्ट वाला क्या बनता है, फल बनता है फूल के बाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का अवसर परकुशन दाब है। तो मानव हृदय का अवसर जो है परकुशन दाब जो होता है वो होता है 120 मिलीमीटर HG, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रट लें। ठीक है, अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी किस प्रकार से होता है, तो ये होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस की प्रकृति का वर्णन जनन का मूल घटना है, यानी किसकी प्रकृति का जो है जनन का मूल घटना माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए। डीएनए अगर नहीं हो तो जनन की जो है मूल घटना को कोई भी सत्यापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीएनए से ही पता चलता है कि उसकी पैतृक कौन है या वो किस पैतृक से है। ठीक है, तो इसी से जांच किया जाता है, तो आपका डीएनए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है ये यीस्ट में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवन की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों कायिक प्रबंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 गो जो ऑप्शन दिया गया है, पहले दिया है अंडाशय है, दूसरा गर्भाशय है, तीसरा शुक्रवाहिका, उसके बाद है डिंब वाहिनी। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका ए बी और डी जो दिया गया है ऑप्शन, ये तीनों जो है मानव मादा का जो है जनन तंत्र है, लेकिन शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मादा जनन तंत्र का अंग जो नहीं है ये शुक्रवाहिका होगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे समझ लें। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता, ऑप्शन नंबर ए। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क में जो है पवन चक्कियों के द्वारा विद्युत का भी उत्पन्न किया जाता है, उसी से जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों डेनमार्क ही ऐसा देश है जहां पर जो है पवनों का सर्वाधिक उपयोग होता है, पवनों के द्वारा सर्वाधिक जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र कह रहा है और ऊर्जा का विद्युत का रूपांतरण करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसका दोस्तों आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगर यहाँ पे रूपांतरित नहीं किया जाता या अगर नहीं कहता, अगर यहाँ पे ये पूछता कि किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो ये आपका तीनों हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे
जल के साथ में कह रहा है, तो इसका आंसर आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला है कि भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? तो भारत में बायोगैस को हम लोग गोबर गैस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं 35 नंबर, ये काफी बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है विखंडन के बारे में पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है किसके प्रेरित से होता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इसको हम कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है एक मुख्य नवीकरणीय स्रोत है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेटल का डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो नेटल के डंक में, यानी कि चींटी और नेटल एक ही प्रजाति का होता है, तो दोनों का जो डंक है उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटल में जैसे डंक में पाया जाएगा और जो चींटी में पाया जाता है, दोनों का जो अम्ल है वो एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेथनाइक अम्ल। ठीक है, नेटल रहेगा या चींटी रहेगा, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, नेटल के डंक में मेथनाइल अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में भी आपका मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रिपीट कर लें, अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र मैंने पहले ही बताया था कि 6-12-6 जहां पे रहेगा आप लोगों को वही टिक लगा देना है। तो देखिए, यहाँ पे C6 दिया है, H12 दिया है, O6 दिया है, यानी 6-12-6। तो आपको क्या करना है? इसको अच्छे से टिक लगा लो, ग्लूकोज। इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और जिप्सम का जितना भी फॉर्मूला है उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। उसमें से भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में, एक नहीं 3 क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या है? अवतल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। दोनों अवतल के कारण जो है -15 सेंटीमीटर की जो है फोकस दूरी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। ये दोनों जो है अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका लास्टवा क्वेश्चन है कि स्नेल के नियमानुसार होता है। तो स्नेल के नियमानुसार दोस्तों आप लोगों को होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेंगे। तो जैसे कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 40 क्वेश्चन को अच्छे तरह से जो है देखा है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उनको अच्छे से रिवीजन करेंगे। साथ ही दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, उनको आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप लोगों का जो आणविक सूत्र में और आपका जो संरचना सूत्र है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपका जो है सब्जेक्टिव में वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका कहेगा कि पेंटेन का आणविक सूत्र और संरचना सूत्र बताइए, फिर कहेगा कि मेथनाइक अम्ल का, मेथनोइक अम्ल का या हेक्सागोलिक अम्ल का जो है संरचना सूत्र और आणविक सूत्र लिखिए, तो आपको जो है वो आप फंस सकते हैं। साथ में दोस्तों बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन कैसे बनाया जाता है, बेंजीन की संरचना को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों सब्जेक्टिव का जो है आपका जो ओम का नियम है, फिर प्रतिरोधक का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, उन सभी को आप लोगों को भी देख लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।